समय पहले की बात है। आर्यवर्त राज्य के प्रतापी राजा हर्षवर्धन के पास एक जादुई बाग था। उस बाग में सबसे अनमोल चीज थी सोने के आम वाला पेड़। राजा ने इसकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए थे। एक दिन जब सिपाही ने आम गिने तो उसमें से एक आम गायब था। तभी सिपाही दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, गजब हो गया। आज जब मैंने सोने के आम गिने तो उनमें से एक आम कम है। क्या? ये कैसे संभव है? इतने सारे पहरेदारों के होते हुए भी चोरी? मंत्री, बाग के प्रमुख पहरेदारों को बुलाओ। कुछ देर बाद प्रमुख पहरेदार आए। पहरेदार, तुम्हारी आंखों के सामने से सोने का आम चोरी हो गया और तुम्हें भनक तक नहीं हुई। क्षमा करें महाराज, हम रात भर जाग रहे थे। हमने किसी को भी बाग में आते नहीं देखा। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो आम कहाँ गया। तुम्हारी लापरवाही के कारण बेहद कीमती आम चोरी हो गया। अब से बाग में 2 गुने सैनिक तैनात कर दिए जाएं और ध्यान रहे, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। मैं ऐलान करता हूं कि जो कोई भी इस चोर को पकड़ेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तभी वहां उपस्थित सेनापति राजा से बोला, महाराज, आप चिंता न करें। आज की रात मैं खुद बाग में पहरा दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन सा चोर है जो हमारी सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। मैं उसे पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। शाबाश सेनापति, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ, आज रात बाग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सेनापति पहरा देने लगा, लेकिन रात को पहरे पर बैठने के 1 घंटे बाद ही उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब सेब गिने गए तो एक और सेब गायब था। अगले दिन सेनापति लज्जित होकर सर झुकाए दरबार में खड़ा था। राजदार में सन्नाटा छाया था। तभी राजा का बड़ा बेटा बोला, पिताजी, सेनापति से चूक हो गई होगी, लेकिन मैं युवराज हूँ और आपके युवराज से ये गलती नहीं होगी। आज रात मैं पहरा दूंगा और उस चोर को रंगे हाथों पकड़ूंगा। ठीक है युवराज, तुम भी कोशिश कर लो, पर ध्यान रहे, चोर बहुत चालाक है। अगली रात युवराज पहरा देने लगा, लेकिन प्रकृति ने फिर वही खेल खेला। युवराज को भी नींद आ गई और तीसरी रात तीसरा आम चोरी हो गया। और सुबह होते ही राजा की चिंता अब और बढ़ने लगी। पूरे दरबार में बाग की रखवाली करने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी सबसे छोटा राजकुमार, जो अभी 20 साल का ही था और उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, वो आया और बोला, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज रात में चोर को पकड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो कि तुम कामयाब हो जाओगे? तुमसे बड़े और समझदार भाई और सेनापति असफल हो चुके हैं। तुम जाओ, अपने महल में खेलो, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। महाराज, माना कि मैं छोटा हूँ, पर मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी आंखों की पलकें तक नहीं झपकने दूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, जाओ, आज देखूं कि तुम क्या करिश्मा करते हो। रात हुई और अब छोटा राजकुमार पहरा देने लगा। तभी एक सोने की चिड़िया उड़कर आई और आम तोड़ने लगी। तो तुम हो वो चोर, इतनी सुंदर और मनमोहक कि मेरा दिल तुम्हें मारने का नहीं कर रहा, पर मैं पिता की आज्ञा भंग नहीं कर सकता। तभी जैसे ही चिड़िया आम तोड़ती है, राजकुमार तीर चलाता है, लेकिन चिड़िया उड़ गई और उसका एक पंख गिर जाता है। सुबह होते ही छोटा राजकुमार चिड़िया का पंख लेकर राजा के पास दरबार में गया। पिताजी, ये चोर कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक सोने की चिड़िया थी। क्या? सोने की चिड़िया? क्या तुमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? वो उड़ गई और उसी समय उसका ये पंख जमीन पर गिरा। इतना सुंदर पंख, वो भी सोने का? पुत्र, मुझे वो सुंदर मनमोहक चिड़िया चाहिए। यहाँ उपस्थित आप सब में से कोई उसे ढूंढ सकता है क्या? युवराज मैं हूँ, पहले मैं जाऊंगा। ठीक है युवराज, आप जाएं, लेकिन ध्यान रहे, अब उस सोने की चिड़िया को लेकर ही वापस आना। अगले दिन राजा के आदेश पर युवराज चिड़िया की खोज में निकल गया और कुछ दूर जाने के बाद जंगल में उसे एक लोमड़ी मिली।
युवराज रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आगे 2 कुटिया मिलेंगी, तुम टूटी फूटी वाली में रुकना, तभी चिड़िया मिलेगी। एक बूढ़ी लोमड़ी मुझे रास्ता दिखाएगी? हट यहाँ से। मैं युवराज हूँ, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और राजकुमार सजी धजी कुटिया में जाकर रुक जाता है और सब भूल जाता है। अगले दिन जब युवराज नहीं लौटा, तब सेनापति भी चिड़िया की खोज में उसी रास्ते से गुजरा। सेनापति जी, युवराज की तरह गलती मत करना, मामूली दिखने वाली कुटिया में रुकना, वरना भटक जाओगी। चुप रह बदसूरत विद लोमड़ी। हम सेनापति हैं, राजघराने के लोगों के साथ रहते हैं। हम आलीशान महलों में रुकते हैं, कचरे जैसी सरायों में नहीं। तभी वो भी लोमड़ी की बात को ध्यान नहीं देता और वो भी सजे धजे वाली कुटिया में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन जब सेनापति भी नहीं लौटा, तब छोटा राजकुमार भी चिड़िया की खोज में निकल गया और वो भी उसी रास्ते में लोमड़ी से मिलता है। राजकुमार, क्या तुम भी मुझे डांटोगे? नहीं मित्र, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत दयालु हो, मेरी सलाह मानो। आगे सजी सवरी वाली कुटिया को छोड़ पुरानी कुटिया में रुकना, तुम्हारी सफलता वहीं छुपी है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देती हूँ। जहाँ युवराज ने अहंकार में आकर लोमड़ी का अपमान किया, वहीं छोटे राजकुमार ने विनम्रता दिखाई और लोमड़ी के साथ पुरानी कुटिया में चल गया। कुटिया में रात बिताने के बाद छोटा राजकुमार सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकलता है। कुछ ही दूर जाने पर उसे पेड़ के पीछे से वही लोमड़ी बाहर आती हुई दिखती है। प्रणाम राजकुमार, मुझे खुशी है कि आपने मेरी सलाह मानी और उस पुरानी कुटिया में रुके। तुम्हारी यही समझदारी तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। क्या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ मित्र, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि वो सोने की चिड़िया कहाँ मिलेगी। मैं उसे जल्द से जल्द अपने पिता को उपहार के रूप में भेंट देना चाहता हूँ। धैर्य से काम लो राजकुमार, अब समय नष्ट न करो। आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें उस किले तक पहुँचा देती हूँ। अब जो मैं कह रही हूँ उसे अपने दिलो दिमाग में गांठ बांध लो। यहाँ से तुम बिल्कुल उत्तर दिशा में जाओ। कुछ मील चलने के बाद तुम्हें एक बहुत विशाल किला दिखाई देगा। पर वहाँ तो पहरेदार होंगे, सेना होगी, मैं अकेला उनके बीच कैसे घुस पाऊंगा? यही तो चमत्कार है राजकुमार। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो देखोगे कि सभी सिपाही गहरी नींद में सो रहे हैं। तुम्हें उनसे डरना नहीं है। तुम बेधड़क उनके बीच से निकलकर किले के दाईं वाले कमरे में चले जाना। और चिड़िया वो कहाँ होगी? उस कमरे में तुम्हें वह सुनहरी चिड़िया एक लकड़ी के मामूली पिंजरे में बंद मिलेगी। उसके पास ही सोने के आम भी रखे होंगे, जिन्हें पहचान कर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि यही वो चोर है। लकड़ी का पिंजरा? सोने की चिड़िया के लिए लकड़ी का पिंजरा? यही सबसे जरूरी बात है राजकुमार। उस लकड़ी के पिंजरे के ठीक बगल में एक बहुत ही खूबसूरत सोने का पिंजरा रखा होगा, जिसमें हीरे जेवरात जड़े होंगे। तुम उसे देखकर लालच में आ सकते हो। तुम्हें लगेगा कि चिड़िया को सोने के पिंजरे में ले जाना चाहिए, लेकिन मेरी बात याद रखना, चिड़िया को भूलकर भी उस सोने के पिंजरे में मत डालना। लेकिन क्यों? सोने का पिंजरा तो ज्यादा अच्छा है ना? सवाल मत करो, बस इतना जान लो कि अगर तुमने उसे लकड़ी के पिंजरे से निकाला तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। उसे लकड़ी के पिंजरे सहित उठाना और चुपचाप बाहर निकल आना। क्या तुम मेरा ये वादा निभाओगे? मैं वादा करता हूँ मित्र, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और लकड़ी का पिंजरा ही उठाऊंगा। मैं सोने के पिंजरे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और चलते चलते शाम हो गई और लोमड़ी राजकुमार को उस किले तक ले गई जहाँ सोने की चिड़िया थी। राजकुमार बहुत चतुराई के साथ किले के भीतर प्रवेश करता है और वहाँ सभी सिपाही गहरी नींद में सो रहे थे। राजकुमार अंदर गया और उस कमरे में पहुँचा जहाँ चिड़िया थी। चिड़िया को देखते ही वो पहचान गया कि यही वो चोर है। ये चिड़िया तो कितनी मनमोहक है। इतनी सुंदर चिड़िया लकड़ी के पिंजरे में अच्छी नहीं लग रही।
इसे सोने के पिंजरे में बंद करके पिताजी को तोहफा दूंगा। राजकुमार लोमड़ी की बात भूलकर जैसे ही सोने के पिंजरे को छूने की कोशिश करता है, तभी चिड़िया जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, चोर हमें चुराने आया है। इतना सुनते ही राजा के सैनिक दौड़ कर आए और राजकुमार को पकड़ लिए। तो तुम हो वो शातिर चोर। इतने पहरेदारों के होने के बावजूद तुम मेरी सुनहरी चिड़िया चुरा रहे थे। महाराज, मैं कोई शातिर चोर नहीं हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ और अपने पिता की आज्ञा पर यहाँ आया हूँ। राजकुमार, एक राजकुमार कभी चोर नहीं बन सकता। तुमने मेरी चिड़िया को छूने का दुस्साहस किया है, जिसकी सजा केवल मृत्यु है। मुझसे भूल हुई महाराज, कृपया मुझे एक मौका दें। मैं अपराधी नहीं हूँ। अपराधी अपनी सफाई में यही कहते हैं। सैनिकों, इसे ले जाओ और सुबह सूरज उगने से पहले इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तनिक विचार करें महाराज। क्या आप जैसे महान राजा की शोभा मुझ जैसे असहाय की जान लेने में है? क्या ऐसा कोई विधान नहीं जिससे मैं अपना गुनाह कम करा सकूं? हाँ, है विधान, पर वो जान बचाने से कहीं ज्यादा कठिन है। क्या तुम मौत से लड़ने का साहस रखते हो? मैं अपने बचाव और अपने पिता की आज्ञा पालन हेतु किसी भी मुसीबत से लड़ने का साहस रखता हूँ। आप बस आज्ञा दें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ से कुछ दूर मेरे शत्रु का राज्य है। उसने मेरा जादुई सोने का घोड़ा छीन लिया है। क्या तुम उसे ला सकते हो? सोने का घोड़ा? वो तो संसार की सबसे दुर्लभ चीज है। क्या उसे लाने पर आप मुझे और चिड़िया को छोड़ देंगे? हाँ, अगर तुम मेरा घोड़ा मुझे लाकर दो तो मैं तुम्हें चिड़िया भी दूंगा और सम्मान के साथ अपना मित्र बनाकर विदा करूंगा। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं आपका घोड़ा लेकर आऊंगा। याद रखना युवक, अगर खाली हाथ लौटे तो मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन उड़ा देगी। जाओ। राजा ने उसे सोने का घोड़ा लाने की शर्त पर छोड़ने को कहा। राजकुमार गर्दन झुकाए दुखी मन से किले से बाहर निकलता है। झाड़ियों से लोमड़ी बाहर आती है। क्यों राजकुमार, कैसी रही राजा की मेहमानवाजी? क्या तुम्हें सोने का पिंजरा और चिड़िया मिल गई या कोई अनमोल वस्तु मिली? मित्र, मुझे ताना मत मारो। मेरी मूर्खता ने मुझे मौत के करीब ला दिया है। मैंने तुम्हारी बात को अनसुना किया है। मैंने पहले ही कहा था कि लालच मत करना। अब ये मायूसी क्यों? क्या राजा ने तुम्हें किसी शर्त पर आजाद किया है? उसने एक और भी असंभव शर्त रख दी है। अब मुझे सुल्तान के अस्तबल से सोने का घोड़ा लाना होगा। क्या? सोने का घोड़ा? वो तो चिड़िया चुराने से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम घोड़ा चुराने में सफल हो पाओगे? मुझे नहीं पता मित्र, मैं बहुत भयभीत हूँ। क्या तुम इस बार भी मेरी मदद करोगी या मुझे अकेला छोड़ दोगी? तुम्हारा दुखी मन बता रहा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। चलो, अपनी आंखें पोंछो और मेरे पीछे चलो। मित्र, मैंने तो तुम्हारा अपमान किया था और मैंने तुमसे किए वादे को ठुकरा दिया था। तुम अब भी मेरा साथ क्यों दे रही हो? क्योंकि दोस्ती गलतियों से बड़ी होती है राजकुमार। बस इस बार मेरी बात मत भूलिएगा। अब चलो, तुम्हें सुल्तान के राज्य तक छोड़ आती हूँ। तभी राजकुमार लोमड़ी के पीछे पीछे चल देता है। लोमड़ी की मदद से राजकुमार रात होते ही सुल्तान के महल तक पहुँच जाता है। देखो राजकुमार, यही वो किला है जहाँ पर सोने का घोड़ा रहता है। राजकुमार, एक बात याद रखना, वहाँ पर 2 जीन होंगी, एक चमड़े की और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम चमड़े वाली जीन को ही घोड़े पर रखना और लेकर चले आना, और बगल में रखी सोने की जीन को छूना भी मत। ठीक है मित्र, इस बार मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार अंदर आ जाता है और वहाँ वो सोने के घोड़े को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वाह, कितना अद्भुत अश्व है। इसकी चमक तो पूरे महल को भी प्रकाशित कर रही है। तभी राजकुमार की नजर पुरानी चमड़े की जीन और सोने की जीन पर पड़ती है। लोमड़ी ने तो पुरानी चमड़े की जीन कही थी, पर क्या ये इस महान घोड़े का अपमान नहीं होगा?
इस सोने के घोड़े पर तो ये हीरे मोतियों वाली जीन ही शोभा देगी। लगता है लोमड़ी को इस दिव्य घोड़े की सुंदरता का अंदाजा नहीं था। तभी जैसे ही वो सोने की जीन घोड़े पर रखता है, घोड़ा जोर से हिनहिनाता है और सिपाही आ जाते हैं। तुम कौन हो और हमारे अस्तबल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तो बस इस दिव्य सुनहरे घोड़े को देख रहा था। देख रहे थे या इसे चुराने की साजिश रच रहे थे? देखो, इसके हाथ में सोने की जीन है। ये कोई शातिर और कुख्यात चोर लगता है। मेरी बात तो सुनिए। अब जो कहना है राजा के सामने कहना। सुबह होते ही सैनिक उसे राजा के पास लेकर गए। कौन हो तुम और रात को राज्य के अस्तबल में क्या करने आए थे? महाराज, मैंने आपके दिव्य घोड़े के चर्चे सुने थे तो उसे ही देख रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। देखना ही था तो तुम सुबह आते। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा घोड़ा चुराने की? तुम्हें तो मृत्यु दंड मिलेगा। महाराज, मैं अपने इस अपराध के प्रायश्चित के लिए आपकी क्या सेवा करूं कि आप मेरी जान बख्श देंगे? तुमने मेरे अस्तबल की पवित्रता भंग की है। मेरे पड़ोसी राज्य में एक राजकुमारी रहती है। कहते हैं कि वो इतनी सुंदर है कि उस पर देवता भी मोहित हो जाए। तुम अगर उसे यहाँ लाओ तो मैं तुम्हें अपना सोने का घोड़ा दे दूंगा और तुम्हें उचित इनाम देकर विदा करूंगा, और नहीं ला पाए तो फांसी का फंदा तैयार है। राजकुमार अपनी जिद और दिखावे की चाहत के कारण एक के बाद एक मुसीबतों में फंसता जा रहा था। उसे लगा था कि वो चीजों को सही बना रहा है, पर असल में वो लोमड़ी की बुद्धिमानी का उपहास कर रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी उस राजकुमारी को लाना जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। तभी राजकुमार दूसरे राजा के दरबार से छूटकर बाहर आता है, जहां वृद्ध लोमड़ी पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रही थी। क्यों राजकुमार, सोने की जीन बहुत महंगी पड़ गई ना? मैंने कहा था कि सोने की जीन को छूना भी मत, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मित्र। अब राजा ने मुझे उस राजकुमारी को लाने भेजा है जिसकी सुंदरता के चर्चे देवता भी करते हैं। अगर मैं उसे नहीं ले गया तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि मैं अब भी तुम्हारा साथ दे रही हूँ। चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। पर याद रखना, राजकुमारी से हाथ मिलाते ही वो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी और वो अपने माता पिता से मिलने की मिन्नतें करेगी, पर तुम पिघलना मत। कुछ देर चलने के बाद वो राजकुमारी के महल के पास पहुँचे और उसी महल के बाहर खड़ा राजकुमार राजकुमारी के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। और जैसे ही राजकुमारी बाहर आई, राजकुमार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। राजकुमारी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। हे सुंदर राजकुमार, जैसे ही आपने मुझे छुआ, मेरा तन मन सब आपका हो गया। मैं आपकी दासी बनने को भी तैयार हूँ, पर मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, सुन लो। कहिए राजकुमारी, क्या बात है? मुझे बस एक बार अपने माता पिता से विदा ले लेने दो। मैं उनसे अंतिम विदा लेकर आपके साथ चलूंगी। बिना उनसे विदा लिए मैं महल से बाहर नहीं जाती हूँ। लोमड़ी ने मुझे सख्त चेतावनी दी है, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। क्या आप मुझे मेरे माता पिता से अंतिम विदाई भी नहीं लेने दोगे राजकुमार? क्या तुम इतने निर्दयी और कठोर हो? क्या तुम एक बेटी को उसके माता पिता से आखिरी बार मिलने भी नहीं दोगे? अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं यही तड़प तड़प कर प्राण दे दूंगी। नहीं नहीं राजकुमारी, आपकी आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। जाइए और जल्दी वापस आना। जैसे ही राजकुमारी महल में प्रवेश करते ही खतरे की घंटी बज गई और सिपाही आए और राजकुमार को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया गया। सैनिक, ये कौन है जिसे मृत्यु का तनिक भी डर नहीं है, जिसने मेरी पुत्री का हाथ पकड़ने की जुर्रत की? महाराज, ये बाहर छिपा हुआ था। इसने राजकुमारी को जबरन ले जाने की कोशिश की। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इतनी बड़ी गुस्ताखी! एक अजनबी मेरी पुत्री को चुरा ले जाए? सैनिकों, इसे ले जाओ और सुबह होने से पहले ही फांसी पर लटका दो। मुझे इसकी कोई सफाई नहीं सुननी। महाराज दया करे, मैं कोई अपहरणकर्ता नहीं हूँ। मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मेरी जान बख्श दीजिए। हाँ, तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, पर एक शर्त पर। वो विशाल पहाड़
जो मेरे किले के सामने खड़ा है। इसने मेरे महल की सुंदरता को ढक रखा है। अगर तुम 10 दिनों के भीतर उस पहाड़ को कुछ भी करके हटा दो तो मैं राजकुमारी का विवाह भी तुमसे कर दूंगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। राजकुमार एक बार फिर अपनी भावनाओं में बहकर फंस चुका था और एक छोटी सी कुदाल लेकर वो उस विशाल पहाड़ के सामने खड़ा था जिसे सैकड़ों लोग मिलकर सालों में भी नहीं हटा सकते थे। कुछ देर बाद राजकुमार छोटी सी कुदाल से पहाड़ खोदने लगा। देखते देखते उसे पहाड़ खोदते हुए 9 दिन बीत चुके थे, पर अभी भी पहाड़ का एक हिस्सा नहीं हटा था और राजकुमार थकान से चूर होकर सर झुकाए बैठा था। क्यों राजकुमार, इस नन्ही सी कुदाल के सहारे तुम हिमालय को हिलाने चले थे? मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी भावनाओं और जिद की सजा भुगत रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे की उदासी बता रही है कि तुमने अपनी हार मान ली है। मैंने हर बार भावनाओं में आकर तुम्हारी सलाह ठुकराई और देखो, कल राजा मुझे मृत्यु दंड देगा। तुम्हें इस प्रकार तड़पते हुए देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। जाओ, तुम सो जाओ। आज की रात इस पहाड़ को हटाने की जिम्मेदारी मेरी है। पर तुम अकेले ये कैसे करोगी? अब सवाल मत करो, बस सो जाओ और याद रखना, इस बार जो मैं कहूँगी वही आखिरी सच होगा। अगली सुबह जब राजा सोकर उठा और देखा तो वो दंग रह गया। जहाँ कल तक विशाल पहाड़ था, वहाँ अब दूर तक खुला मैदान और हरियाली थी। सेना नायक देखो, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वह पहाड़ कहाँ गया? उस अजनबी लड़के को इसी समय मेरे सामने पेश करो। कुछ देर बाद राजकुमार को राजा के दरबार में लाया गया। मुझे लगा कि तुम्हें कल सुबह फांसी होगी, पर तुमने तो करिश्मा कर दिया। मैं अपनी बात का पक्का हूँ और आज ही तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री से कराऊंगा। और उसी दिन राजकुमार की शादी राजकुमारी से करा दी गई। और जैसे ही वे महल से दूर निकले, राजकुमार शांत और गंभीर था। राजकुमार, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आप मुझसे विवाह करके खुश नहीं हैं? नहीं राजकुमारी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस उस लोमड़ी के बारे में सोच रहा हूँ जिसने मेरा साथ दिया और मुझे फांसी होने से बचाया। बिना उसके मैं आपके योग्य भी ना होता। कुछ देर बाद वहाँ लोमड़ी आई और बोली, बधाई हो राजकुमार, जोड़ी तो बहुत सुंदर है, पर क्या तुम सिर्फ पत्नी को लेकर घर जाओगे? वो घोड़ा और वो चिड़िया, उन्हें नहीं ले जाओगे? वे अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर मित्र, अब मैं उन्हें कैसे हासिल करूं? मैं तो राजकुमारी को उस दूसरे राजा को सौंपने का वादा कर चुका हूं। मित्र, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी हर सलाह मेरे लिए आदेश है। राजकुमार में अब एक बदला हुआ बहादुर पुरुष दिख रहा था। उसने लोमड़ी की जादुई शक्ति और सही सलाह की ताकत को पहचान लिया था। अब वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे न केवल अपनी पत्नी को बचाना था, बल्कि उन सभी चीजों को हासिल करना था जिनकी खोज में वो निकला था। अगले दिन राजकुमार राजकुमारी को लेकर किले में पहुंचता है। राजा ने राजकुमारी को देखा तो उसे उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अद्भुत, तुम वाकई राजकुमारी ले आए। शर्त के अनुसार मेरा सोने का घोड़ा आज से तुम्हारा हो। धन्यवाद महाराज, पर मैं विदा लेने से पहले एक बार इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तुम इस पर सवार होकर अपनी खुशी हमें जाहिर कर सकते हो। राजकुमार घोड़े पर बैठता है और घोड़े को राजकुमारी के पास लाता है और राजकुमारी का हाथ पकड़कर खींच लेता है और घोड़े को लेकर भाग जाता है। और राजकुमार राजकुमारी और घोड़े को लेकर लोमड़ी के पास पहुंचा। बहुत अच्छे राजकुमार, अब आखिरी दांव। इस घोड़े को देखकर चिड़िया वाला राजा भी खुशी से पगला जाएगा। बस पिंजरा हाथ में आते ही रुकना मत। अगले दिन वो राजकुमारी को लोमड़ी के पास छोड़कर और सोने का घोड़ा लेकर चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचता है। महाराज, देखिए मैं आपका सोने का घोड़ा लाया हूँ, पर इसे देने से पहले मैं चिड़िया को अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ कि क्या ये वही चोर है। क्यों नहीं? सैनिक, पिंजरा इन्हें दो। अब यह घोड़ा मेरा हुआ। नहीं महाराज, अब ये घोड़ा और चिड़िया दोनों मेरे हुए। राजकुमार पिंजरा छीनकर घोड़े को तेजी से दौड़ा देता है। राजा और दरबारी बस उसे देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार लोमड़ी के पास पहुंचा। मित्र, आज तुम्हारी वजह से मेरे पास सब कुछ है। सुंदर पत्नी,
सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। राजकुमार, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो अपना धनुष उठाओ और एक तीर चलाकर मुझे मार डालो। कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर अपने प्रिय मित्र पर तीर नहीं चला सकता। कोई और इनाम मांगो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो रहने दो, पर जाते जाते मेरी 2 बातें गांठ बांध लो। कभी कुएं की मुंडेर पर मत बैठना और पंचायत में सजा पाने वाले अपराधी को सजा से मुक्त मत करना। ये कैसी अजीब बातें हैं? कुएं पर बैठने से क्या होगा? और अपराधी, भला मैं उसे क्यों मुक्त करूंगा? तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। अब जाओ, अपने महल की ओर प्रस्थान करो। अलविदा। लोमड़ी उदास होकर झाड़ियों की ओर चली गई। राजकुमार और राजकुमारी सोने का घोड़ा और चिड़िया लेकर अपने राज्य की ओर बढ़ चले। राजकुमार मन ही मन लोमड़ी की अजीब चेतावनियों पर हंस रहा था। रास्ते में उन्हें भीड़ जमा मिली। भाइयों, यहाँ इतना शोर क्यों है? राजकुमार, ये बहुत ही दुष्ट है। इसने हमसे उधार लिए सभी धन को जुए में हार गया। लोगों से कर्ज वापस मांगे तो अपने आप को राजा का बेटा बता रहा है। आप लोग इस आदमी को सजा क्यों दे रहे हैं? ये हमारे गांव के लोगों को गुमराह किया, इसलिए इन्हें कड़ी सजा दी जा रही है। अरे, ये तो मेरे बड़े भाई हैं। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने जो भी कर्ज लिया है वो मैं अभी तुरंत चुकाऊंगा। अगर आप इनका सारा उधार चुका दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ये लीजिए सोने की मोहरें, पर इनकी जान बख्श दीजिए। भाई को छुड़ाने के बाद सब महल की ओर बढ़ते हैं। छोटे भाई, तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो सामने ठंडा कुआं है, क्यों ना यहाँ थोड़ी देर विश्राम करें और पानी पी लें। अब अपना महल ज्यादा दूर नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है राजकुमार। चलिए महल चलकर आराम करेंगे। अरे प्रिय, डरो मत, भाई साथ है, अब कोई खतरा नहीं। मैं बस इस कुएं की मुंडेर पर बैठकर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा ले लूं, फिर हम महल की ओर प्रस्थान करेंगे। तभी राजकुमार जैसे ही बैठता है, उसका भाई उसे धक्का दे देते हैं और वो कुएं में गिर जाता है। नहीं, ये क्या किया आपने? उन्होंने आपकी जान बचाई थी और आपने उन्हें यह इनाम दिया। चुप रहो राजकुमारी। अब ये घोड़ा, चिड़िया और तुम सब मेरे हो। राजा को हम कहेंगे कि ये सब हम लाए हैं। पिताजी, देखिए हम आपकी चिड़िया ले आए, और सिर्फ चिड़िया ही नहीं, मैंने आपको भेंट देने के लिए ये सोने का घोड़ा भी लाया है, और ये राजकुमारी मेरी बहादुरी का इनाम है। वो तो कहीं रास्ते में ही भटक रहा होगा। हमने तो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं दिखा तक नहीं। और इधर छोटा राजकुमार कुएं के अंधेरे में बैठा अपनी गलती पर रो रहा था। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। लोमड़ी ने चीख चीख कर कहा था कि कुएं पर मत बैठना और सजा पाने वालों की मदद मत करना। मैंने अपने भाई को बचाया और उन्होंने ही मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। तभी कुएं के पास लोमड़ी आती है। क्या हाल है राजकुमार? पानी ठंडा है या तुम्हारी अक्ल अब ठिकाने आई है? मित्र, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने फिर तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मैं यहाँ मर जाऊंगा। मेरा बड़ा भाई राजकुमारी को ले गया। तुम सुधरोगे नहीं, पर मैं तुम्हें यहाँ मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन एक बात याद रखना, महल में तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी जान का दुश्मन बन बैठा है, इसलिए संभल कर जाना। जब से ये चिड़िया और घोड़ा आए हैं, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। राजकुमारी के चेहरे पर हमेशा एक चिंता छाई रहती है। क्या युवराज ने इनके साथ कोई छल किया है? उधर छोटा राजकुमार राजमहल में प्रवेश कर चुका था। यह क्या चमत्कार है? जो घोड़ा हफ्तों से भूखा था, वो आज खुशी से हिनहिना रहा है। और वो सोने की चिड़िया, उसके स्वर इतने मधुर पहले कभी नहीं थे। महाराज, वह चमत्कार नहीं है, वह सच की वापसी है। मेरा सच्चा वीर राजकुमार लौट आया है। पुत्री, तुम क्या कह रही हो? राजकुमार तो यहाँ मेरे सामने है। और तभी छोटा राजकुमार आ जाता है। नहीं महाराज, ये धोखेबाज हैं।
इन्होंने अपने भाई को कुएं में धकेल दिया और आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। असली राजकुमार यह है जिन्होंने हम सबको जीता है और हमारे पास खड़ा है। हाँ पिताजी, राजकुमारी सच कह रही हैं। मेरे बड़े भाई ने न केवल मेरे साथ बल्कि आपके विश्वास के साथ भी घात किया है। मेरे प्रिय पुत्र, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कमजोर और दुर्बल समझा, पर तुम तो सबसे बहादुर निकले। और तुम लालच में अपने छोटे भाई का खून करना चाहा। अभी इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ। तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। उसी दिन से राजा ने अपने बड़े बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार, आपने बहुत पीड़ा सही है और इसीलिए अब हम साथ हैं। पर क्या आप भी उस लोमड़ी के बारे में सोचते हैं? राजकुमारी, आपने अच्छा किया याद दिला के। बिना उसके मैं आज जीवित न होता। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। न जाने वो किस हाल में होगी। अगले दिन राजकुमार लोमड़ी को खोजते हुए जंगल में निकल गया। उसने बहुत देर खोजा, लेकिन लोमड़ी नहीं मिली। तभी वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां मन को शांत कर देने वाली पेड़ मिला, जिसके छाव में एक संत रामनाथ जी बैठे थे। ऋषिवर, मैं एक लोमड़ी जिसने मेरी बहुत मदद की है, उसे ही खोजते हुए आपके पास आ पहुंचा हूं। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? बेटा धैर्य रखो, तुम्हें वो लोमड़ी मिल जाएगी। हे महात्मा, कृपया मुझे बताएं, आखिर वो लोमड़ी मुझे कहाँ मिलेगी? पुत्र, जिसे तुम लोमड़ी समझ रहे हो और उसने तुम्हारी मदद की, असल में वो लोमड़ी नहीं, वो एक राजकुमार है जो कभी तुम्हारी पत्नी का भाई था। महाराज, ये कैसे संभव है? एक लोमड़ी राजकुमार कैसे हो सकती है? क्या वो सच में मेरी पत्नी का भाई है? हाँ बेटा, उसको श्राप मिला है और श्राप के कारण वो राजकुमार से लोमड़ी के रूप में अभी तक है। महाराज, आखिर कोई तो उपाय होगा जिससे वो फिर से अपने राजकुमार रूप में आ सके। हाँ, एक उपाय है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसकी सहायता उस लोमड़ी ने की हो, अगर वो इंसान उस लोमड़ी पर तीर चलाकर मारे, तो वो वापस अपने मनुष्य रूप में बदल जाएगी। हाँ हाँ महाराज, उसने मेरी सहायता की है। अगर मैं उस पर तीर चलाऊं तो क्या वो अपने मनुष्य रूप को पुनः प्राप्त कर लेगा? हाँ, अब समय आ गया है कि वो इस लोमड़ी रूप से मुक्त होकर मनुष्य बने। हे महात्मा, वो मुझे मिलेगी कहाँ? बेटा, वो तुम्हें वहीं मिलेगी जहां तुमने उसे छोड़ दिया था। मैं समझ गया बाबा, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर राजकुमार वहां से उस लोमड़ी के पास आया। बिना कुछ बोले राजकुमार ने उस पर तीर चला दिया और देखते ही देखते लोमड़ी एक सुंदर राजकुमार में बदल गई। धन्यवाद मेरे भाई। आज वर्षों बाद मैं पशु योनि से मुक्त हुआ हूँ। तुमने मुझे मेरा जीवन वापस दे दिया। ओह, तो ये रहस्य था। और दोनों राजकुमार महल लौटते हैं। राजकुमारी अपने भाई को पहचान लेती है। भैया, क्या ये सचमुच आप हैं? मैं तो हार मान चुकी थी कि कभी आपको देख पाऊंगी। सब राजकुमार की वजह से मुमकिन हुआ है। बहन, इसने न केवल तुम्हें और सोने की वस्तुओं को पाया, बल्कि इन्होंने मेरा खोया हुआ जीवन भी लौटाया है। उसी दिन से राजा अपने छोटे बेटे का बहुत सम्मान करने लगा और राजा राजकुमारी के भाई को अपना बेटा मानने लगे और सब खुशी से रहने लगे।